गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल क्लास 10th में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो जल्दी से कमेंट बताइए। जी हाँ दोस्तों, दो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हम सबके चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जिससे हम लोगों को दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। वास्तविक होता है, आभासी होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक और आभासी एक ही होता है, और हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा काल्पनिक आभासी एक ही होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें सभी। तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग विस्तृत दृष्टि क्षेत्र देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में करते हैं, ताकि उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उससे क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्षेत्र को छोटे से दर्पण में देख पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। जल, कांच, मिट्टी और प्लास्टिक। जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी से कभी लेंस बन ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि उससे बड़ा प्रतिबिंब बने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। देखिए दोस्तों, काल्पनिक हमेशा सीधा और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो दो नियम हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए, दर्पण में एक मुख्य फोकस होता है, जबकि लेंस में 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लेंस है, लेंस और दर्पण में बहुत अंतर है। लेंस जो होता है वो अपवर्तन को दिखाता है, लेकिन वही अगर हम लोग दर्पण की बात करें तो वो किसी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वास्तविक भी बन रहा है और आभासी भी बन रहा है, यानी काल्पनिक भी बन रहा है। तो कौन सा ऐसा होता है लेंस। यहाँ पे लेंस पूछ रहा है। दर्पण रहेगा तो अवतल, और लेंस रहेगा तो उत्तल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या है। तो हम लोग लेंस की क्षमता को कैसे मापते हैं। न्यूटन में, डायोप्टर में, जूल में, या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर में। होता है ना, एक डायोप्टर, 2 डायोप्टर, वो लेंस की क्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं।
सॉरी दोस्तों, प्रवर्तन नहीं, यहाँ पे निर्गत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गत। तो निर्गत कोण जो हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसके फोकस दूरी क्या होता है, क्या होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर जो होता है यानी फोकस बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इसको एफ बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए एफ कितना है, आर कितना है, आर है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए और बट्टा में 2। तो सॉल्व किया था दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण गमन करता है? तिरछी रेखा में, सरल रेखा में, सीधी रेखा में और समांतर रेखा में। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि निर्वात में यानी खाली में, वहाँ पे कोई माध्यम में नहीं हवा है, नहीं कुछ भी, सिर्फ खाली है। तो वहाँ पे जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ये सब देखिए, और इसमें देखिए माइनस में दिए हुए, इसमें 18 दिए हुए हैं। तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा जो होता है, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि क्षमता कैसे निकालते हैं। तो जो क्षमता होता है यानी कि P = होता है 1/f होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का जो f होता है वो माइनस में होता है, इसका क्षमता भी माइनस में होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है। तो मैंने आपको पीछे बताया कि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, इसमें से धनात्मक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? इसे हम लोग अधिक दृष्टि तक देख सकते हैं, अधिक इसमें चीज़ को देख सकते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया था पीछे कि हम लोग गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि हम लोग अधिक क्षेत्र को देख सकें छोटी से आईना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे हुए का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? और मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और ये यहाँ से मैंने, हाँ, और ये क्या है, P है, ठीक ना, ध्रुव। और यहाँ पे मान लीजिए फोकस यहाँ पे है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ पे किसी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखिए दोस्तों, कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब। तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया और इसको भी मैंने यहाँ से मिला दिया। देखिए दोस्तों ये जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं,
समांतर रेखा है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? हमेशा अनंत पर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अगर अनंत पर हम लोग रखेंगे तो फोकस पर बनता है, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनता है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का, सिर्फ अवतल लेंस में। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जो होता है और हम लोग अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसमें भी फोकस पर ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल, मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, मछुआरों को मछली भेजने में दिक्कत होती है इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। और जो अगर हम लोग ग्लास में किसी रड को घुसाते हैं या डालते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोगों को वो टेढ़ा प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसको फोकस दूरी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ। अगर यहाँ पे एफ अगर पूछे तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, ठीक ना। तो यहाँ पे r कितना है? 50 है और बट्टा में 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश का जो पथ दर्शाए यानी कि रास्ता दिखाए, तो ये क्या होता है दोस्तों? पढ़ा है ना आपने? ये होता है दोस्तों किरण। और बहुत सारे अगर किरण को मिला देंगे, और बहुत सारे अगर हम लोग किरण को मिलाते हैं तो एक प्रकाश पुंज बन जाता है। आपने पढ़ा होगा समांतर प्रकाश पुंज 3 प्रकार का। तो समांतर प्रकाश पुंज ऐसे होता है, ये इसका डायग्राम है। और एक और प्रकाश पुंज होता है जिसका नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो ये क्या होता है? ये होता है जाकर सब बहुत सारे प्रकाश जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, और ये यहाँ से गए यहाँ से और वहाँ पर मिल गए, तो ये होता है अपसारी प्रकाश पुंज। और वही अगर अपसारी प्रकाश पुंज की बात करें तो वो जो होता है किसी एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी एक बिंदु से निकल विभिन्न दिशाओं में अगर फैल गए तो ये क्या हो गए? अपसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज एक ही होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं पूछा है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत सारे प्रकाश के किरण का समूह क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया कि उसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश पुंज। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, इसमें कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं कि अवतल दर्पण ही लेना है, इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है और
ये ध्रुव होता है, आपने पढ़ा होगा। और ये होता है, और ये जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसका सी है, सी इसका यहाँ पे है इस बिंदु पर, ठीक है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो बताइए यहाँ पे पीसी क्या है, पीसी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे पीसी जो है वो है मुख्य अक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के अंदर केंद्र को, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? पृष्ठ के केंद्र को यहाँ पूछ रहा है ये वाला। मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला पी पूछ रहा है, पी क्या है यहाँ पे? इसका हाफ, दर्पण का हाफ जो होता है वो ध्रुव होता है। यहाँ पे पी पूछ रहा है, पी क्या है? तो यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? सर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका वो हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण। इसका पृष्ठ जो होता है बाहर की तरफ होता है वक्रित, बाहर की तरफ मुड़ा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है। वह गोलीय दर्पण जिसका अपवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो जाता है? वह गोलीय दर्पण जिसका अपवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो जाता है। अंदर की तरफ वक्रित होगा तो उसे क्या करेंगे? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण का अपवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, केवल अंदर की ओर, केवल बाहर की ओर, या अंदर या बाहर की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंदर और बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है, 45 के डिग्री के कोण पर झुका होता है, 180 डिग्री के कोण पर झुका होता है, 135 डिग्री के कोण पर झुका होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलंब। अगला क्वेश्चन है। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है किसके कारण? दोस्तों अपवर्तन के कारण पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। विरल माध्यम प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? तो सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में होता है अधिक। तो विरल माध्यम में पूछा है तो विरल माध्यम में अधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? तो यहाँ पे अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है दोस्तों? हीरा का होता है। वो कितना होता है? वो होता है 2.42 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? मैंने आपको अभी बताया कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2.42। अगला क्वेश्चन। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो अगर बहुत सारे किरणों को एक जगह एकत्र करना हो तो हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी दोस्तों। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। आज मैंने 40 क्वेश्चन करवा दिया है और 40 क्वेश्चन और एक और वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो चलते हैं, तब तक गुड बाय। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल को देखिए और अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू।